एस्पिरेंट ऑन आवर चैनल गाइड आई स्पीसीज। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मगध एम्पायर और उसमें भी मेनली मौर्यन डायनेस्टी को थोड़ा ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम ये जानते हैं मगध एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। ओके, उसके बाद जो है ये देखना, आप इस एरिया को देखिए कि मगध एम्पायर मतलब मगध पहले जनपद था, फिर वो महाजनपद बनाया गया। ठीक है, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी ने मगध एम्पायर के थ्रू ही रूल करके आप ये देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तीनों रीजन्स पे कॉन्कर हासिल की थी। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट केरला, तमिलनाडु एंड सम पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इन तीनों रीजन को छोड़ करके आप ये देख सकते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी कितना वास्ट था, इन्होंने कितना ज्यादा एरिया को कॉन्कर किया था। ठीक है, ये उसके बाद कोई भी किंग इतने बड़े वास्ट एरिया को कॉन्कर नहीं कर पाया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि मगध जनपद को महाजनपद किन्होंने बनाया था, किनके कंट्रीब्यूशन से मगध जनपद महाजनपद हुआ था। तो महाजनपद होने के लिए चाहिए क्या, जो एरिया है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट रूलर थे बिम्बिसारा, जो कि हर्यंका डायनेस्टी को इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ये कंटेम्पररी थे गौतम बुद्ध और महावीर के। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, इस तरह से कई बार सवाल आ चुका है कि कौन किसके कंटेम्पररी है। तो बिम्बिसारा गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररी थे। ठीक है, और इन्होंने स्टैब्लिशमेंट की थी हर्यंका डायनेस्टी की। और सिर्फ डायनेस्टी की ही नहीं स्टैब्लिशमेंट की थी, इनकी पॉलिसी थी कॉन्केस्ट करने की। ठीक है, ये सबसे पहले वास्ट तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले जो किंग थे वो बिम्बिसारा ही थे। ठीक है, और अजात शत्रु ने भी इस पॉलिसी को बहुत ही क्रूड मैनर में फॉलो किया। ओके, इन्होंने काशी, कौशल, अंग, मगधा, वैशाली, इन सारे रीजन को कॉन्कर करके मगध एम्पायर के अंडर में ले आए थे बिम्बिसारा और इनके बेटे अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद हर्यंका डायनेस्टी के थर्ड किंग थे उदय। ओके, इसके बाद हर्यंका, सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी, इसके बाद थे शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद थे नंदा डायनेस्टी। ठीक है, और इसके बाद आए मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो हम ये देखेंगे कि शिशुनाग डायनेस्टी, ऑल्दो इनका उतना रोल नहीं है, या तो आप कह सकते हैं कि इनके उतने आर्कियोलॉजिकल वो नहीं मिले कि इन्होंने क्या क्या कॉन्कर किया। बट हाँ, हर्यंका डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे बिम्बिसारा और इनके बेटे अजातशत्रु, इन दोनों ने कॉन्केस्ट की पॉलिसी को बहुत अच्छे से फॉलो किया और एरिया को काफी वास्ट रखा। पर जितना भी वास्ट रखा हो इतना ही था। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया मौर्यन डायनेस्टी ने। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। बाकी बिम्बिसारा उनके बेटे अजात शत्रु काफी इंपॉर्टेंट थे और पावरफुल किंग थे। इसके बाद आए शिशुनाग डायनेस्टी और इसके बाद आए नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी की आप ग्रेटनेस ऐसे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग धन नंदा, इनके किंग जब धन नंदा थे, तो आप सब जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कहते हैं कि जिन्होंने पूरा एशिया यूरोप ये सब कॉन्कर कर लिया था, बट ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आगे नहीं बढ़ पाए थे ड्यूरिंग धननंदा। क्यों? क्योंकि धननंदा की जो आर्मी थी, सोल्जर थे, वो इतने वास्ट नंबर में थे और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अलेक्जेंडर भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, इंडिया को इन्वेड जरूर किया था पर यहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाए थे अलेक्जेंडर भी। और विद इन इसके बाद हम देखते हैं महापद्मनंदा, जो कि धननंदा के बाद के किंग थे। महापद्मनंदा, इन्होंने कलिंगा के रीजन, कलिंगा किस तरफ है, ये कलिंगा हमारा इस रीजन उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंगा इस तरफ है उड़ीसा में। इन्होंने जब इस रीजन को भी एक्वायर कर लिया था तो अब एक रथ टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, ही एक्वायर्ड द टाइटल एक रथ। ये फर्स्ट किंग थे, इसको नाम याद रखिएगा, महापद्मनंदा, जिन्होंने ये टाइटल एक रथ को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैपिटल क्या था इस वक्त, राजगीर था या राजगृह, ये बिहार में है। सिर्फ शिशुनागा ने
कुछ टाइम के लिए कैपिटल जो है वैशाली में शिफ्ट किया था। ओके, तो राजगीर से कैपिटल वैशाली शिफ्ट किया था शिशुनागा ने, बट हरेंका डायनेस्टी के टाइम पे कैपिटल राजगीर ही था। और ड्यूरिंग धननंदा अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, बट इतना आगे बढ़ नहीं पाए थे, मतलब नॉर्दर्न इंडिया के साइड पे अलेक्जेंडर बढ़ नहीं पाए थे धननंदा के टाइम पे। इसका मतलब क्या है, धननंदा के कंटेम्प्ररी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, महापद्मनंदा ने एक्वायर किया था कलिंगा का रीजन। इस रीजन को एक्वायर करने के बाद इन्होंने अपनी टाइटल यूज की थी एक रथ। ओके, और एक रथ जब महापद्मनंदा ने यूज की तो उसके बाद काफी सारे किंग्स ने एक रथ टाइटल को अडॉप्ट किया था, बट द फर्स्ट वन वाज महापद्मनंदा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मगध एम्पायर इतना सक्सेसफुल हो रहा था, उसके पीछे रीजन क्या था। तो फर्स्टली तो आप ये देख सकते हैं बिंबिसारा एंड हिज सन अजात शत्रु की पॉलिसी। अजात शत्रु की ये जो कॉन्कर करने वाली पॉलिसी थी, ठीक है, बगल के अंगा रीजन, वैशाली रीजन, इन सब को कॉन्कर किया बिंबिसारा उनके बेटे अजात शत्रु ने। इन सब के बाद जो लीडरशिप थी वो भी काफी एबल थी नंदास की। देख सकते हैं आप, धननंदा, महापद्मनंदा, ये सब काफी अच्छे लीडर थे। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। सेकेंड रीजन था हमारा आयरन रिसोर्सेज का यूज। हम आज भी जानते हैं झारखंड, साउथ बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब जगह पे आयरन की माइंस पाई जाती है। डेफिनेटली उस टाइम पे भी थी। तो आयरन के माइंस आपको जब इतने मतलब लार्ज अमाउंट में मिले तो आयरन का यूज बढ़ जाएगा। तो दो चीजों में बढ़ेगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हुआ तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। जब ट्रेड बढ़ा तो सरप्लस मनी आएगा, और जब सरप्लस मनी आएगा तो आप इसको वॉर में यूज करेंगे। तो वॉर में मनी प्लस वेपन यूज होगा, उसके लिए हमारा आयरन रिसोर्सेस था। ठीक है, तो आयरन रिसोर्सेस का वहां इतने वास्ट अमाउंट में पाए जाने की वजह से भी मगध एम्पायर सक्सेसफुल हो रहा था। थर्ड वन इज मेटल मनी का यूज होना, मतलब अब बाटा सिस्टम नहीं था तो ट्रेड और कॉमर्स जो है बढ़ा। अब जब मनी है लोगों के पास तो लोग और रिसोर्सेस खरीदेंगे और चीजों को चाहते हैं, तो ट्रेड और कॉमर्स दूसरी कंट्रीज जैसे कि ग्रीस है, ईरान है, इन सब जगहों से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा तो मनी सप्लाई बढ़ी। ठीक है, फोर्थ रीजन इज कैपिटल था राजगीर और पटना। क्यों है ये स्पेशल कैपिटल? राजगीर जो हमारा बिहार में है, ये एक्चुअली सराउंडेड बाय 5 माउंटेन्स। अब आप बताइए, किसी भी एरिया को कॉन्कर करने के लिए उसके कैपिटल को कॉन्कर करना होता था। अब जो कैपिटल 5 माउंटेन से घिरा हुआ है, 5 माउंटेन्स के बीच में है, क्या इतना इजी है इसको कॉन्कर करना? बिल्कुल भी नहीं इजी है। ठीक है, तो जब कैपिटल आप इतना स्ट्रैटेजिक वे में सेलेक्ट करेंगे तो मगध को कॉन्कर करना इजी था ही नहीं। सेकंड कैपिटल पटना था। पटना क्या था? पटना का एक और नाम है, इसको जल दुर्ग भी बुलाते थे। जल दुर्ग, दुर्ग मीन्स फोर्ट, ठीक है, और जल मीन्स पानी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, इन सब नदियों के बीच में पटना था। तो ऑब्वियसली जब इतने वाटर रिसोर्सेज के बीच में पटना था, मतलब इससे सराउंडेड था, तो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी पटना की। ठीक है, और राजगीर माउंटेन्स की वजह से, तो ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली इस जो कैपिटल सेलेक्ट किए वो बहुत अच्छे से सेलेक्ट किए। इसकी वजह से मगध को कॉन्कर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ओके, अब हम आते हैं मौर्यन डायनेस्टी की तरफ। तो अब हमने ये देख लिया, फर्स्ट थी हरंका डायनेस्टी, सेकेंड थी शिशुनागा, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, शिशुनागा डायनेस्टी, फिर थी नंदा डायनेस्टी, और अब हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के मतलब रिन में, इसी टाइम पीरियड में जो अभी ऊपर हम लोगों ने मैप देखा, जो ब्लू रीजन था वो वास्ट हो पाया। ठीक है, और ये मेनली था चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से। अब मौर्यन डायनेस्टी के प्रूफ या ट्रेसेस कैसे पता चले कि हाँ मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश थी? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पाई गई हमारी सांची में, ये मध्य प्रदेश में है सांची। इसको डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। ओके, तो इससे पता चला मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। इसके अलावा दो रिसोर्सेज और हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब रिन को डिसाइफर किया था। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में भी। बट मौर्यन डायनेस्टी के और जो नॉलेज पता चला
जो भी इनके ट्रेसेस पता चले आर्कियोलॉजिकली, वो अशोका की वजह से पता चले। क्यों? क्योंकि अशोका ने कई जगहों पे अपने मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर रॉक एडिक्ट्स, इन सबको मतलब जगह जगह पे लगवाया था। ठीक है, और इसमें मैसेजेस इन्होंने विद इन इम्प्रिंट कराए थे, जो भी ये बातें अपने लोगों से कहना चाहते थे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश की थी मौर्यन डायनेस्टी किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। ये जो चाणक्य थे, ये नंदास के एंटी थे, ये नंदा डायनेस्टी के एंटी थे, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प की थी। एक और कहानी फेमस है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर से इंस्पायर होके भी ये डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। जिस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड किया था इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही थे। तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, नंदा डायनेस्टी को कॉन्कर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से चाणक्य की हेल्प से इन्होंने ये डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट केरला, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों रीजन्स को छोड़ दे तो इन्होंने कितना वास्ट एरिया अपने अंडर में लिया था। अब जो और सोर्सेज हैं इस स्क्रिप्ट के अलावा जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन है, उसमें एक है मेगास्थनीज की इंडिका बुक। ये बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, और मेगास्थनीज कौन थे? ये ग्रीक अम्बेसडर थे, ग्रीक अम्बेसडर थे जिनको रिसीव किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्लीज ये याद रखिएगा, इसका मतलब मेगास्थनीज कंटेम्पररी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोका के नहीं थे। मेगास्थनीज की बुक इंडिका है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेंशन है। ओके, और ग्रीक्स चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से बुलाते थे जो था सैंड्रोकोटस। ओके, तो इस नाम का कई बार मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मेंशन है। इसका मतलब है सैंड्रोकोटस का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और सेकंड बुक थी अर्थशास्त्र। ये दो मेन सोर्सेज हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन डायनेस्टी को काफी अच्छे से कवर किया। अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने। ठीक है, और काफी डिटेल में उस पूरे डायनेस्टी के बारे में बताया कि उनके मतलब टैक्स के सोर्सेस क्या थे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इनकी टेरिटरी थी, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। ऑल दो अर्थशास्त्र कंपाइल हुआ था अराउंड सेकेंड सेंचुरी एडी में। ठीक है, इस वक्त कंपाइल नहीं हुआ था, आगे चल के कंपाइल हुआ था, हम आगे देखेंगे भी इसको। ठीक है, इस वक्त किंग को धर्म प्रवर्तका भी बुलाते थे। अर्थशास्त्र बुक में चाणक्य ने मेंशन किया है कि धर्म प्रवर्तका मीन्स किंग। क्यों धर्म प्रवर्तका? जो धर्म का फॉलो करवाएगा लोगों को, जो धर्म के पाथ से हटने नहीं देगा लोगों को, वही किंग है, और किंग की ड्यूटी वही है। ओके, तो धर्म प्रवर्तक का मतलब वर्णा सिस्टम को फॉलो करना, टैक्स देना, ये सारी चीजें जो है ये धर्म है। तो जो लोगों को ये फॉलो कराएगा वही किंग है, और किंग की ड्यूटी भी है धर्म को फॉलो करवाना। दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र। ओके, इसके बाद इनके बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, और इनके बेटे थे अशोका द ग्रेट। ओके, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। अशोका के बारे में अभी हमने कहा कि इन्होंने इतने सारे मेनली 39 है, एक्चुअली 37 एनसीईआरटी में 37 मेंशन है कि 37 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स है, जो इन्होंने जगह जगह पे विद इन अफगानिस्तान में भी इनके रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं और कर्नाटका में भी पाए गए हैं। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं इन्होंने जगह जगह अपने मैसेजेस को पत्थरों पे लिखवा के रखवाया था। इस वजह से अशोक का फर्स्ट किंग है जो अपने लोगों से सीधा बात किया, इन्होंने सीधा कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब घर घर जाके इंडिविजुअली तो सबसे बात नहीं करेंगे, बट ये फर्स्ट किंग है जिन्होंने अपने जनों के लिए मैसेजेस मेंशन किए। उन मैसेजेस में होता क्या था? मैसेजेस में यही होता था कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और किलिंग नहीं करनी है एनिमल्स की। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली अशोका ने ये करना कब से स्टार्ट किया। तो अशोका ने अपने 8th ईयर ऑफ कोरोनेशन, जब इनको मतलब इनको राजगद्दी पे बैठे हुए 8 साल हो गया, तो 8th ईयर में इन्होंने कलिंगा को एक्वायर किया था जो उड़ीसा में। ठीक है, पर ये वॉर इतनी ड्रेडफुल थी कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी। तो इसको देख के अशोका काफी सेंसिटाइज हो गए थे। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म,
रिलीजन को फॉलो किया था। जब बुद्धिज्म को फॉलो किया तो अब इसके बाद इन्होंने कोई भी वॉर नहीं लड़ी। अशोका ने अपने पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ एक वॉर लड़ी कलिंगा को लेके। इसके बाद इन्होंने कोई भी वॉर नहीं लड़ी। इसके बाद इन्होंने पूरी जो टेरिटरी है वो धर्म के बेसिस पे चलाई थी, ठीक है। तो और बुद्धिज्म को फॉलो किया था। अब जब बुद्धिज्म को फॉलो किया है तो अपने जो मैसेजेस हैं, नॉन वायलेंट करना है, एनिमल्स की किलिंग नहीं करनी है, हेल्थ सेंटर्स बनाया एनिमल के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो इन सब के मैसेजेस इन्होंने ये इस एडिक्ट्स के थ्रू जगह जगह पे रखवाए थे, ओके। और इसके बाद भेरी घोष को रिप्लेस किया अशोका ने धम्म घोष से। भेरी घोष का मतलब, भेरी घोष का मतलब है कॉन्कर पॉलिसी, कॉन्कर किया स्टेट्स को थ्रू वॉर, ठीक है। पर अब इन्होंने भेरी घोष को रिप्लेस किया धम्म घोष से। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब धर्म का यूज होगा। और धर्म किसके बेसिस पे बने थे? ये बुद्धिस्ट जो भी डॉक्ट्राइन्स है ना, उसके बेसिस पे बने थे, ठीक है। हाँ, ऑल्दो इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जो भी मैसेजेस इनके लिखे हुए हैं इनको फॉलो करके आपको निर्वाणा मिलेगा, नहीं। ये लोगों को निर्वाणा नहीं पहुंचाना चाहते थे, ये एक्चुअली धर्म का ही पालन करवाना चाहते थे। हाँ, इनकी नजर में जो धर्म था वो बुद्धिज्म फिलॉसफी पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने कॉन्कर किया धर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो दिस भेरी घोष इज रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोष, ठीक है। और हम जानते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि पटना में कराई थी, किन्होंने पैट्रोनाइज किया था? अशोका ने पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। इसके बाद अशोका ने प्रोपोगेट किया था बुद्धिज्म रिलीजन को कहाँ कहाँ? सेंट्रल एशिया, श्रीलंका और भी कई जगहों पे इन्होंने एम्बेसडर्स भेजे थे। उन एम्बेसडर्स को धम्म महामत्रास बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिनिस्टर या ये जो एम्बेसडर थे, ये जगह जगह पे जाके बुद्धिज्म सेक्ट को मतलब पॉपुलराइज करते थे, ठीक है। ये उसके जो भी फॉलोवर्स थे उनको बढ़ाने का काम इनका था, धम्म महामत्रास का। ये प्रोपागेट करते थे इन रिलीजन को। विद इन अशोका ने श्रीलंका में अपने सन और डॉटर को भेजा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो धम्मा महामत्रास थे वो इनके चिल्ड्रन थे, ठीक है। और हम आज देख सकते हैं कि इसी का रिजल्ट है कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया आज तक बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है दूसरी कंट्रीज में अशोका ने की थी, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अशोका ये जो इंस्क्रिप्शन करते थे, ये जो पत्थरों पे लिखते थे, ये इंस्पायर था एक्चुअली डेरियस वन से। डेरियस वन कौन थे? ये पर्शियन रूलर थे, पर्शियन। और ये पर्शियन कौन होता है? पर्शियन कहे या ईरानियन कहे, ठीक है। ये किंग थे डेरियस वन। तो ये भी एक्चुअली इंस्क्रिप्शन करते थे, तो इनसे इंस्पायर होके अशोका ने इंस्क्रिप्शन करना। हाँ, इंस्क्रिप्शन में जो मैसेजेस है वो इनसे इंस्पायर नहीं है, ठीक है, वो अपने हैं। बट ये इंस्पायर करके लोगों से बात की जा सकती है, ये चीज डेरियस वन से इंस्पायर है। और डेरियस वन पर्शियन या ईरानियन किंग थे, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोका ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया पूरी कंट्री का बेस्ड ऑन धम्मा। क्यों? क्योंकि अब भेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोष, ओके। तो हम आगे देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। आफ्टर ऑल इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी तो कुछ तो अलग हो गई। तो अब हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें आज के आप कंटेम्प्रेरी जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, पॉलिटी, तो आप रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पाटलिपुत्र या पटना कैपिटल था, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं पटना को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था। तो पटना को तो सीधा मतलब ये अंडर सेंट्रल कंट्रोल था, ठीक है। किंग यहीं पे रहते थे तो सेंट्रली कंट्रोल था। पर बाकी जो पूरा रीजन है वो डिवाइड था चार प्रोविंसेस में, ठीक है। चार मतलब हेड ऑफिस बने हुए थे। एक सुवर्णगिरी, ये हमारा कर्नाटका में है। सेकंड उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में। तक्षशिला, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और तोसाली, ये उड़ीसा में। तो चार सब सेंटर्स बने थे, आप कह सकते हैं चार हेडक्वार्टर्स थे। सुवर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला। तो आप ये देख पा रहे हैं, तक्षशिला नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का रीजन कवर किया। उज्जैन ने सेंट्रल का रीजन कवर किया। सुवर्णगिरी ने साउथ का रीजन कवर किया। और तोसाली ने ईस्ट डायरेक्शन को कवर किया। तो चारों दिशाओं में इन्होंने अपने अपने एक एक हेड ऑफिस बना लिए थे। तो पटना तो सेंट्रली कंट्रोल था, इन सबको कंट्रोल गवर्नर करता था, ठीक है। और गवर्नर कौन होते थे? ये प्रिंस होते थे, ठीक है।
ऑल्दो ये सारे रीजन मिनिस्टर्स की हेल्प से, मतलब अमात्याज मिनिस्टर्स का नाम होता था, अमात्याज, महामत्राज, ये सब नाम है मिनिस्टर्स के, मतलब ये पोस्ट है। तो इनकी हेल्प से प्रिंस जो है इन चारों रीजन को एडमिनिस्टर करते थे, और पटना डायरेक्ट अंडर सेंट्रल कंट्रोल था। ऑल्दो इन सबका जो रोल था वो एडवाइजरी था। ठीक है, अब पटना को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता था? 6 कमिटी बनाई गई, हर एक कमिटी में 5-5 मेंबर होते थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ना, काफी कुछ आज का भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड करते हैं कैबिनेट को, तो आप रिलेट कर सकते हैं। 6 कमिटी बनाई गई, 5 मेंबर्स सब में होते थे, और कमिटी का नाम, जैसे बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की एक कमिटी थी, इस एक कमिटी में 5 मेंबर थे जो इसको गवर्न करते थे। फॉरेनर्स जो भी इंडिया में उस टाइम पे आ रहे हैं, उनको लेके जो भी, मतलब जैसे उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या जो भी रजिस्टर मेंटेन करना, उसकी एक कमिटी थी। वेट एंड मेजरमेंट की थी, सैनिटेशन की थी। ठीक है, तो ये पटना में थी। सिमिलरली इसी टाइप की इन चारों पांचों में भी होगी, बट पटना के ही मतलब रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें, अर्थशास्त्र के थ्रू ये पता चला। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नेवी मेंटेन की हुई थी। ठीक है, तभी श्रीलंका वगैरह तक जाकर प्रोपोगेट कर पा रहे थे, अगर नेवी मेंटेन नहीं करते तो वहां जाने की नहीं सोचते। और आर्म्ड फोर्सेस थी। अब आर्मी भी कितनी स्ट्रैटेजिक वे में सेट की गई थी। 6 विंग्स थे आर्मी के। ठीक है, आर्मी, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी और ट्रांसपोर्ट, ये 6 सेक्शंस थे। ठीक है, और 6 को 6 अलग अलग हेड जो है मतलब गवर्न करते थे। ठीक है, आर्मी, कैवेलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अब इतना बड़ा रीजन था, तो कैसे एडमिनिस्टर होता था। तो सबसे पहले जो विलेज थे, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो जो विलेज थे उनको गवर्न करने वाली पोस्ट थी ग्रामिनी। ओके, मतलब विलेज का जो हेड था उसको ग्रामनी बुलाते थे। और इस ग्रामनी को सेलेक्ट कैसे करते थे? इसको किंग सेलेक्ट करता था विद द हेल्प ऑफ विलेज के एल्डर्स। ओके, जैसे किंग को किसको सेलेक्ट करना है, अब वो किससे एडवाइस मांगेंगे, तो विलेज के जो एल्डर्स होते थे वो नाम जो है मतलब कहते थे कि हाँ भाई किसको बनाना चाहिए। तो विलेज के एल्डर्स से सलाह मशवरा करके ग्रामीणी को सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ऑल्दो सेलेक्ट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो उस वक्त सेंट्रली किंग ही करता था, तो विलेज को गवर्न ग्रामीणी करता। सिमिलरली एक विलेज है, 5 से 10 विलेज का फिर एक ग्रुप बनाया जाता था, उसको गवर्न गोपा करते थे, मतलब इस पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी का नाम गोपा होता था। इसके अलावा जो, अब ये तो हो गए रूरल रीजन, अर्बन रीजन को एडमिनिस्टर करने वाली पोस्ट थी नगारिका। नगर है, ठीक है, नगर से नगारिका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है बड़ा। ठीक है, कई सारे अर्बन रीजन्स को मिला के डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जिसको गवर्न करता था स्थानिका, ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट को गवर्न किया स्थानिका ने, अर्बन रीजन को गवर्न किया नगारिका ने, 5 से 10 विलेजेस जिसके अंडर में होते थे वो गोपा, और एक विलेज जिसके अंडर में होता था वो ग्रामीणी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना सिस्टमैटिक वे था विद इन इनके। जिस तरह से ये गवर्न कर रहे हैं, आगे चल के सतवाहना किंगडम, सतवाहना किंगडम ये हमारा था वेस्ट इंडिया में, हम अपने आगे के और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और चेती किंगडम, चेती किंगडम ये उड़ीसा में। इन दोनों किंगडम्स ने पूरी पूरी तरह जो है इनके जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। ठीक है, सतवाहना किंगडम और चेती किंगडम। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन क्या था। तो इस टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। ठीक है, कॉइन्स आ गए थे, ये मेनली किसके थे? सिल्वर, इन कॉइन्स को पन्ना भी बुलाते थे, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स होते थे इस टाइम पे। ठीक है, और पंच मार्क थे, मीन्स कुछ ना कुछ डिजाइन वगैरह उसके ऊपर मतलब पंच की जाती थी, तो जैसे ट्रीज है, ठीक है, और क्रिसेंट शेप है, ये सब चीजें पंच मार्क की जाती थी। ग्रीक्स का डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ा मौर्यन डायनेस्टी, क्यों? क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी फैलते हुए हमारे अफगानिस्तान रीजन तक पहुंच गई थी, और वहां पे ग्रीक्स ने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर रखी थी। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा। टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, जैसे जो एग्रीकल्चर है, तो कितना कलेक्ट किया जाता था? जो भी प्रोड्यूस हो रहा है 1/6 से 1/4 तक
के मतलब जो प्रोडक्शन है उसको कलेक्ट किया जाता था। इरिगेशन प्रोवाइड कराई जाती थी थ्रू स्टेट, ठीक है। ये मतलब जो किंगडम है वो इरिगेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, हाँ फार्मर्स को इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक। अब ये भी देखते हैं, आर्टिसन जितने भी होते थे, जितने वर्कर होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर है, लेदर वर्कर है, इन सब से कैसे टैक्स लिया जाता था, तो इन सबको मंथ में एक बार काम करना होता था किंग के लिए, ओके। इसके बाद ये भी देखते हैं कि स्टेट मोनोपोली एंजॉय करता था माइनिंग, लिकर सेल में, ठीक है। मतलब कुछ जैसे आर्म्स वगैरह, इन सब की ट्रेडिंग कोई भी और नहीं कर सकता था, कोई भी मर्चेंट या कारवान नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ स्टेट ही करता था। तो इनके थ्रू जो भी पैसा आता था डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, समहर्ता और सन्निधाता। तो समहर्ता का क्या काम था? समहर्ता एसेस करता था कि कितना क्या है, मतलब ये जाता था समहर्ता फॉर एग्जांपल फील्ड पे, और ये देखता था कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना कलेक्ट करना है। तो समहर्ता एसेस करता था, और सन्निधाता ये ट्रेजरी देखता था, मतलब कलेक्ट होके कितना आया। फॉर एग्जाम्पल समहर्ता ने थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज एस्टिमेट किया कि हाँ यहाँ से आना चाहिए, तो ये ट्रेजरी में आया कि नहीं ये सन्निधाता देखता था, ठीक है। बाकी मर्चेंट ग्रुप थे, चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था तो मर्चेंट ग्रुप होंगे ही। ये कैरावन के फॉर्म में मीन्स ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी का इशू था, ठीक है। थीफ वगैरह भी थे, इनसे बचने के लिए ये ग्रुप्स में मतलब जो है इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो, मतलब खुद भी जाते थे और सामान को भी करते थे। और इनके जो लीडर थे, उस पोस्ट का नाम है महासर्थवाह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मर्चेंट ग्रुप के जो लीडर थे वो महासर्थवाह थे। अब हम आगे मूव करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ। तो टोटल 39 इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में यही मेंशन है, कई जगह पे थोड़ा सा डिलेमा है, 37 भी कुछ बुक्स में लिखा है। तो ये क्या मतलब क्या कंसिस्ट हो रहा है? तो मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, कलिंगा में स्पेशली दो एडिक्ट है, ठीक है। तो इन सब के थ्रू जो है मतलब किंग किंग ही नहीं सिर्फ अशोका, ये अपने मैसेजेस को ट्रांसफर करते थे, जो भी कहना चाहते थे कम्यूट करते थे, ओके। स्टोन मैसनरी जो है मौर्यन डायनेस्टी ने बनाई। स्टोन मैसनरी मतलब स्टोन के ऊपर जो काम होना है इसके पहले नहीं होता था। तो स्टोन रिलेटेड लेबर जो है वो इस वक्त फोर फ्रंट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अशोका स्टोन पिलर्स बनाते थे। अब ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो सारनाथ कैपिटल से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ कैपिटल से लिया गया है। तो ये जो सारनाथ में कैपिटल वगैरह स्टैब्लिश किए थे, जो पिलर स्टैब्लिश किया था, ये किसने किया था? अशोका ने किया था। इंस्पायर किससे हुए थे? ईरान से, ठीक है। ईरानियन किंगडम से इंस्पायर होकर ये सब स्टोर पिलर वगैरह मतलब स्टैब्लिश किया गया था। विद इन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये, ईरान जो है स्टोन्स के स्लैब जोड़ जोड़ के पिलर बनाते थे, बट हमारा एक सिंगल पिलर होता है, ठीक है, सिंगल स्टोन से होता था, और इसके ऊपर कैपिटल होता था। इसको हम लोग आगे आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, इंस्पायर्ड बाय ईरानियन ट्रेडिशन। और ये जो 80 पिलर्ड हॉल, इसके बारे में मेंशन हुआ है इंडिका बुक में, ठीक है, जो मैगस्थनीज ने लिखी थी कि कुमराहर पटना के पास 80 पिलर्ड हॉल था उस टाइम पे, ठीक है। लैंग्वेज क्या यूज करते थे? प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। क्यों? क्योंकि ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे, ठीक है। आप लोगों की लैंग्वेज में बात करेंगे तभी वो सबको समझ में आएगी। दूसरा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में तो ये प्राकृत लैंग्वेज नहीं होती थी, तो वहां पे ये अरामाइक लैंग्वेज इन खारोष्ट्री स्क्रिप्ट या ग्रीक स्क्रिप्ट में बात करते थे। बात नहीं, एक्चुअली ये जो एडिक्ट थे इनके ऊपर मैसेज इन लैंग्वेजेस में लिखते थे, ठीक है। ग्रीक का अफगानिस्तान में वो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखते थे, और अरामाइक लैंग्वेजेस ये जो पाकिस्तान का रीजन था उसमें खारोश्ती स्क्रिप्ट और अरामाइक लैंग्वेजेस में वो स्क्रिप्ट पे लिखते थे। और इस टाइम पे केव्स अब बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। जितने भी आपने आजीविका सेक्ट में हमने बताया था कि अशोका और उनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ, इन लोगों ने बराबर केव्स वगैरह बनवा के आजीविका सेक्ट को गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो केव्स का एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील, ये जो स्टील के बनने का जो आर्ट है, ये एक्चुअली मॉडर्न कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ऑल ओवर इंडिया में पाया गया। अब हम ये मैप देखते हैं, आपको ये सब प्लेसेस याद होने चाहिए, स्पेशली अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑन द मैप, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ पाया गया? कांदाहर में पाया गया, मानसेहरा में पाया गया, कलसी में पाया गया, ठीक है। इन सब जगहों पे हमारा मेजर पाया गया।
सिमिलरली ऐसे पिलर एडिक्ट देखिए, माइनर एडिक्ट, तो इस मैप को कई बार गो थ्रू हो जाएगा, प्लेसेस याद हो जाएंगे। ओके, अब इसका फॉल क्यों हुआ? तो ब्रह्मनिकल रिएक्शन। अब हुआ क्या कि जब आप बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो ब्राह्मण्स ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गए। तो यही रीजन था कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आए, मौर्यंस के बाद जो आए शुंगा एंड कन्वा डायनेस्टी। शुंगा हमारी ईस्टर्न इंडिया में आए, ईस्ट डायरेक्शन में, और ये सेंट्रल में आए। ये दोनों ब्राह्मण्स, ठीक है, तो ये ब्राह्मण थे, यानी मौर्यन डायनेस्टी के बाद आए शुंगा डायनेस्टी और कन्वा डायनेस्टी, ये ब्राह्मण्स थे। तो क्यों है आप देख सकते हैं नाराजगी, ये बुद्धिज्म थे। विद इन पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा ने, जो शुंगा डायनेस्टी के जिन्होंने स्टैब्लिश किया उनका नाम है पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने बृहद्रथ बृहद्रथ लास्ट किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के, इनको मार डाला था, ठीक है। इनकी किलिंग के बाद शुंगा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये किसने किया था? पुष्यमित्र शुंगा ने किया था, और ये ब्राह्मण थे। तो देन कन्वा डायनेस्टी जो सेंट्रल इंडिया में पाया गया, ये भी ब्राह्मण थे, ठीक है। तो अब क्यों ब्राह्मण से इतने नाराज हो गए? क्यों? क्योंकि अब जो पैटर्नाइजेशन हो रही है वो ज्यादातर बुद्धिज्म के लिए हो रही है, तो सारी फंडिंग, पैसे वगैरह उधर जा रहे हैं। अब लोग सैक्रिफिशियल सेरेमनीज नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अशोका ने जगह जगह मैसेजेस भी डाल दिए, एनिमल की किलिंग को रोकना है। तो ब्राह्मण्स के अपने जो रिसोर्सेस थे, सोर्सेस फॉर लाइवलीहुड, ये रुक गए, ठीक है। उस, उसी की वजह से शुंगा और कन्वा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। विद इन ये पुष्यमित्र शुंगा मिनिस्टर थे मौर्यन डायनेस्टी में, ठीक है। पर इन्होंने लास्ट जो किंग थे बृहद्रथा, उनकी किलिंग कर दी थी। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आप देख सकते हैं इतना वास्ट रीजन है, तो सब जगह से एकदम जितना आपने टैक्स एस्टिमेट किया है आ रहा है कि नहीं, ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंशियल क्राइसिस होने का, ठीक है। ओवर सेंट्रलाइजेशन थी। थर्ड वन इज नेग्लेक्ट किया नॉर्थ वेस्टर्न के फ्रंटियर को। इस दौरान पे हुआ क्या था, जो कि वॉर वगैरह को कम मतलब यूज किया जा रहा था, क्योंकि अब भेरी घोष की जगह धम्मा घोष यूज हो रहा था। तो जब आप वॉर नहीं करेंगे, पर दूसरों ने तो नहीं छोड़ा था ना, तो स्काइथियंस, स्काइथियंस का एक और नाम है शाकाज। आगे हम लोग ऑल्दो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में। तो स्काइथियंस इन्वेड कर रहे थे। तो स्काइथियंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडियन है, इंडिया का नॉर्दर्न रीजन है, तो यहाँ पे पार्थियन, शाकाज और इंडो ग्रीक्स ये प्रेजेंट थे पहले से, ठीक है। पार्थियंस, शाकाज, इंडो ग्रीक्स। तो अब जैसे पुश किया स्काइथियंस ने इनको, तो अब ये इनको इन्वेड कर रहे हैं, तो ये यहाँ इन्वेड करेंगे, ठीक है। और स्काइथियंस क्यों इन लोगों को ही पुश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने इसी टाइम पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी गई, तो स्काइथियंस अब चाइना तो नहीं जा सकते थे। इस वजह से इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यहाँ पे ये कॉन्कर करना चाहते थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट पहले से पार्थियन, शाकाज और इंडो ग्रीक, इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, और इन्वेजन की वजह से भी मॉडर्न डायनेस्टी का फॉल हुआ। उसके बाद लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी। अशोका के बाद जितने भी लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल दशरथ है, बृहद्रथ है, ये सब उतने एबल लीडर्स नहीं थे जितने अशोका थे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।